आज के व्याख्यान में हम मनुस्मृति में वर्णित राजा के कार्य या राज्य के कार्यक्षेत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र नीति सार में राज्य के कार्यक्षेत्र, गतिविधियों और दायित्वों की विवेचना जितने विस्तार से की गई है, मनुस्मृति राज्य के कार्यों की वैसी विस्तृत विवेचना प्रस्तुत नहीं करती है, लेकिन मनुस्मृति में भी राज्य के कार्यक्षेत्र का समुचित वर्णन किया गया है। मनु के अनुसार राजा के या राज्य के दायित्व हैं प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन अर्थात लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। मनु ने इन शब्दों, विशेषतया प्रजा रंजन शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया है तथा मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र कई गतिविधियों तक विस्तृत है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजा रक्षण की। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब चतुर्दिक अराजकता की स्थिति थी और जब मत्स्य न्याय ने जन्म ले लिया था, तब इस स्थिति के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना की। इस प्रकार राज्य की रचना प्रजा रक्षण के लिए हुई है और राज्य तथा राजा के अस्तित्व का सर्व प्रमुख औचित्य प्रजा रक्षण ही है। प्रजाजन की रक्षा राज्य का प्रथम दायित्व है। मनु के अनुसार राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। राज्य द्वारा यह कार्य दंड शक्ति के प्रयोग के आधार पर ही किया जा सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार करे, इसके लिए राजा को आवश्यकता अनुसार दंड शक्ति के प्रयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है तथा राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। अपराधी तत्वों से प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा भी राज्य का अनिवार्य और महत्वपूर्ण दायित्व है। इस प्रसंग में मनु की दृष्टि बहुत विवेकपूर्ण है। युद्ध से प्रजा को हानि होने की आशंका रहती है, अतः मनु राजा को परामर्श देता है कि युद्ध की स्थिति को अनिवार्य होने पर ही अपनाया जाए तथा जब युद्ध को अपनाना जरूरी हो जाए तो युद्ध के समस्त रीति नीति ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा को उससे न्यूनतम हानि होने की संभावना रहे। इस प्रकार मनु के प्रजा रक्षण के अंतर्गत बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और स्थापित करना दोनों ही बातें आ जाती है। राज्य का या राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रजा पालन या लोक कल्याण। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है। राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करे तथा वह प्रजा से कर और उनसे आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होता है। यह तभी होता है जब राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करे। मनु के अनुसार राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। मनु की धारणा इतनी अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के सभी आयाम आ जाते हैं। मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के दुख सुख की जानकारी प्राप्त करता रहे तथा इस बात की व्यवस्था करे कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं प्रजाजन को निरंतर प्राप्त होती रहें। मनु का मत है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार सहायता और दान देना राज्य का कर्तव्य है। ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान देना मनु विशेष रूप से आवश्यक मानते हैं ताकि ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर सके तथा उनका उपयोग संपूर्ण समाज के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए चिंतन मनन में कर सकें। मनु ने शासक को चेतावनी दी है कि यदि राजा राज्य में वेद पाठी ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। न केवल ब्राह्मण वर्ग वरन समाज के असहाय व्यक्तियों, विशेषतया असहाय स्त्रियों की ओर भी मनु का ध्यान
गया है। मनु के अनुसार राज्य को संतान विहीन स्त्रियों, विधवाओं, रोगग्रस्त स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए और अवयस्कों की संपत्ति की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों की संपत्ति का गबन करने वालों को बहुत कठोर दंड दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति गायब हो गए हैं, राज्य के द्वारा उनकी संपत्ति अपने संरक्षण में ली जानी चाहिए और जब ये प्रकट हो जाए तो उनकी संपत्ति लौटा दी जानी चाहिए। वस्तुतः मनु ने राजा से धर्म पूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है और उसका मत है कि प्रजा के सर्वतोमुखी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राजा के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, उसके लिए मनु सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य मानते हैं। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। इसके लिए राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। जो अधिकारी प्रजा से अनुचित रूप से धन ले या भ्रष्ट आचरण करे, उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। चौथा प्रमुख कार्य है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को स्वीकार करता है तथा उसका मत है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा प्रजा को उसकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त किया जाना चाहिए। राज्य व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाए, लेकिन साथ ही वह व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट, कम तोलना, अधिक मूल्य देना आदि से प्रजा की रक्षा करे। राज्य का या राजा का एक और महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का एक दायित्व माना गया है। मनुस्मृति में समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। विभिन्न वर्णों, विशेषतया वैश्य और शूद्रों से उनके कर्तव्यों का पालन कराने हेतु राज्य दंड की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की है। सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत करें, यह देखना राज्य का दायित्व है। न्याय की व्यवस्था, यह भी राजा या राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने कहा है, राज्य विहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी, उसके स्थान पर नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना ही राज्य का परम कर्तव्य है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। राज्य और संबंधित अधिकारियों को न्याय प्रदान करने में भावना अथवा दुर्भावना से दूर रहते हुए पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। निष्पक्ष न्याय की स्थिति को अपनाते हुए ही राज्य समस्त व्यक्तियों को कर्तव्य पालन में संलग्न रख सकता है एवं उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को रोक पाता है। इस प्रसंग में मनु का यह भी निर्देश है कि राज्य के द्वारा रिश्वतखोरों, जुआरियों, धोखेबाजों तथा दुष्टों को दंडित किया जाना चाहिए और गलत ढंग से चिकित्सा करने वालों पर भारी जुर्माने किए जाने चाहिए। और 7वां महत्वपूर्ण कार्य है परराष्ट्र संबंधों का संचालन।
मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। अतः मनु का विचार है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध की उलझन में पड़े बिना ही राज्य तथा उसके सम्मान की रक्षा संभव हो सके। मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है तथा शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और उपायों के विवेक सम्मत पालन हेतु निर्देश दिया है। इन सब के अतिरिक्त मनु का मत है कि राजा को अश्वमेघ, विश्वजीत आदि यज्ञ करवाने चाहिए। मूल बात यह कि राजा के द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का श्रेष्ठ धर्म और प्रजा पालन द्वारा शास्त्रोक्त फल को भोगने वाला राजा धर्म में युक्त होता है। इस प्रकार मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। केवल मोटवानी के अनुसार मनु के निर्देशन में राज्य द्वारा बनाए जाने वाले अनेक कानून वर्तमान कालीन राज्यशास्त्र के विद्यार्थी को समाजवादी प्रतीत होंगे। वस्तुतः मनु द्वारा चित्रित राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेने का अवसर मिलता है।